चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। इसका एज कितना होना चाहिए, यानी कि कितना दिन तक ही रहेगा? तो 65 ईयर्स ऑफ एज तक वो रहेगा, यानी कि उसका कोई नेताओं की तरफ फिक्स नहीं है कि वो 5 साल तक रहेगा, यानी 65 साल के उम्र तक वो सेवा दे सकता है। विड्रॉल मतलब वो अपना नामांकन वापस ले सकते हैं, है ना। तो एक नामांकन की तिथि, डेट तय करते हैं कि किस दिन नॉमिनेशन होगा, या और किसी कैंडिडेट को अगर लग गया, उम्मीदवार को लग गया कि हमको नाम अपना वापस लेना है, तो वो वापस लेने का भी डेट इलेक्शन कमीशन ऑप्शन देती है। वो भाषण दे रहे हैं तो कौन से शब्दों का प्रयोग करना है, किसी धार्मिक स्थल पे भाषण नहीं दे सकते हैं, गवर्नमेंट के पैसा पे आप चुनाव प्रचार नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं कोड ऑफ कंडक्ट में। कोड ऑफ कंडक्ट का निर्माण करना भी किसका काम है? इलेक्शन कमीशन का, है ना। आचार संहिता भी वही निर्माण करेगा चुनाव के लिए। जय हिंद। आज हम लोग इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी स्वतंत्र चुनाव आयोग। ठीक है, चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट संस्था है। जैसे सुप्रीम कोर्ट कैसे इंडिपेंडेंट है, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं रहता है, वो खुद उसका एक अलग जिम्मेवारी है ना, जुडिशियरी सिस्टम का। जैसे हमारे यहाँ जुडिशियल सिस्टम इंडिपेंडेंट है, ठीक वैसे ही हमारे यहाँ जो ये है क्या, इलेक्शन कमीशन जो है, ये भी एक इंडिपेंडेंट है। इस पे किसी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं रहता है। इसका मुख्य काम क्या है? इसका मेन जो वर्क होता है वो पूरे देश में चुनाव कंडक्ट कराना, है ना। चुनाव कंडक्ट कराना इसका मेन एम होता है। देखिए, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट एक इंडिपेंडेंट संस्था है, एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, ठीक वैसे ही ये भी है। तो सुप्रीम कोर्ट को कौन चला रहे हैं? जजेस चलाते हैं। वैसे ही इलेक्शन कमीशन को जो चलाते हैं, जो हेड ऑफिशियल्स होते हैं, उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहा जाता है। ठीक है, यानी हाईएस्ट ऑफिशियल इस संस्था के, जो ये इंस्टीट्यूशन है, इन इलेक्शन कमीशन, इसको इलेक्शन कमीशन कहते हैं। ठीक है ना। इंडिपेंडेंट हमने लिखा है यहाँ पे कि ये स्वतंत्र होता है, ये किसी के कंट्रोल में नहीं होता है। तो इलेक्शन कमीशन के जो हाईएस्ट ऑफिशियल होते हैं उसका नाम क्या है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, CEC। ठीक है। इनका चुनाव कौन करता है? चुनाव नहीं होता है, सॉरी, इनकी नियुक्ति की जाती है, अपॉइंटमेंट होता है, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। कितना उम्र तक ये काम करते हैं? तो इनका रिटायरमेंट एज ऐसा फिक्स नहीं है नेताओं की तरह 5 साल 4 साल, जी नहीं, है ना। जब तक उनका एज 65 ईयर्स ऑफ एज ना हो जाए, है ना, सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह, तो उनका उम्र 65 ईयर होगा, वो रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, या अगर उम्र हो गया है या उम्र नहीं हुआ है और बीच में हटाने की प्रक्रिया क्या है, यानी उनको हम कैसे हटा सकते हैं? तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है ना, कैसे हटाया जाता है? बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। हालांकि इम्पीचमेंट हम लोग पूरा तरह से उसका नाम संविधान में नहीं दिया है कि इम्पीचमेंट प्रोसेस है। जैसे राष्ट्रपति को हटाते हैं ना इम्पीचमेंट लगा करके, महाभियोग उसको हिंदी में कहते हैं, है ना। तो वैसे ही पार्लियामेंट जो है इसको रिमूव कर सकती है। ठीक है, क्लियर है ना। प्रेसिडेंट जो है नियुक्ति करता है, यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। और इनका उम्र जो है, यानी कि काम करने का उम्र कितना होगा? तो 65 ईयर्स ऑफ एज, यानी 65 साल की उम्र तक ये काम करते हैं। और इनको हटाया कैसे जाएगा? बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, ठीक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को वैसे ही हटाया जाएगा। ठीक है, ये एक और जीके याद रख लीजिए आप लोग कि भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो उनका नाम था सुकुमार सेन, जिनकी नियुक्ति 1950 में हुई थी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है वो हाईएस्ट ऑफिशियल होते हैं, जिनका चुनाव अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि पावर्स क्या क्या है। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या पावर है? अगर ये हाईएस्ट ऑफिशियल है तो इनका काम क्या है? मुख्य रूप से हम लोग जनरली जानते हैं कि इनका काम इलेक्शन करवाना है, पूरे देश भर में चुनाव कंडक्ट करवाना है। तो उसी को हम लोग देखते हैं। तो पहले देखिए क्या है, पहला काम क्या है? प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ वोटर्स फॉर इलेक्शन। पहला काम है कि देश में जितने भी वोटर होंगे, वोटर हमारे यहाँ कौन है? वोटर हमारे यहाँ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे बेस्ड है, यानी सभी एडल्ट सिटीजन जिनका उम्र, एडल्ट किसको कहते हैं? जिनका उम्र 18 से ऊपर है और आगे लिमिट नहीं है, है ना, जो भी लिमिट रहे। तो 18 वर्ष से ऊपर जितने भी लोग होंगे उनका वोटर लिस्ट में जो नाम ऐड करने का जिम्मेदारी रहता है वो इसी संस्था को रहता है, इलेक्शन कमीशन को। ठीक है, तो इनका पहला पावर है कि वोटर लिस्ट आपको तैयार करना पड़ेगा चुनाव के लिए, है ना। कौन से चुनाव के लिए? किस किस चुनाव के लिए? तो पहला पार्लियामेंट वाला इलेक्शन, है ना, जो प्रधानमंत्री के लिए होता है, प्राइम मिनिस्टर। स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य विधानमंडल का चुनाव जो चीफ मिनिस्टर के लिए होता है। और अगला प्रेसिडेंट का चुनाव, और फिर वाइस प्रेसिडेंट का, यानी इन सभी के इलेक्शन के लिए वोटर लिस्ट तैयार करना इलेक्शन कमिश्नर का काम होता है ना। ये इलेक्शन कमीशन हम लोग कह सकते हैं कि निर्वाचन आयोग का ही काम होता है। आइए हम लोग दूसरा देखते हैं कि इसका दूसरा क्या पावर है। तो डिटरमाइन कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर द इलेक्शन,
कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि क्षेत्र का निर्धारण करना, कि एक एरिया फिक्स करेंगे ना, यहाँ कोई एरिया है तो कोई एरिया कहाँ तक रहेगा, पटना है, हाजीपुर है ना, तो इन सब एरिया में कहां तक कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंसी रहेगा, यहां तक कौन सा वोटर किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आएंगे। भाई क्षेत्र बांटना पड़ेगा हमको ना, मान लीजिए ये कोई एरिया है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन तय करना पड़ेगा ना कि यहाँ से ये मान लीजिए कोई ए एरिया है, यहाँ पे बी है ना, ये सी एरिया है। अच्छा ये कैसे डिवाइड किया जाता है, ए बी सी ऐसे ही तय नहीं होता है, जनरली जनसंख्या के आधार पे ये लोग बांट देते हैं कि हाँ जनरली 10 लाख जनसंख्या पे एक वोटर रख देते, तो इस प्रकार से एक कॉन्स्टिट्यूएंसी तय होती है और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में नेता को खड़ा कर दिया जाता है, यानी सभी पार्टी तो चुनाव लड़ते ही है ना। तो क्षेत्र तय करते हैं, हमारे यहाँ लोकसभा का कितना कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना, 543 है लोकसभा में सीट्स है, ठीक है, तो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कौन तय करते हैं, ये इलेक्शन कमिश्नर ही तय करते हैं, है ना। कौन से चुनाव के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो फॉर द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि राज्य का चुनाव भी होगा तो भी वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंसी तय करना पड़ेगा एक स्टेट के अंदर, है ना। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि जो सेंटर में चुनाव होगा, लोकसभा का इलेक्शन होगा यानी पार्लियामेंट के लोगों के लिए, तो उसका भी चुनाव करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी। याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब क्षेत्र होता है, एरिया का चुनाव करना है कि कौन एरिया कहां तक रहेगा। दूसरा पावर क्लियर हो गया। तीसरा इलेक्शन शेड्यूल, इलेक्शन शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि कब कहां चुनाव होना है ना। देखिए हर स्टेट का 5 ईयर टर्म हुआ, हमारे यहाँ जनरल नियम है कि 5 ईयर टर्म हुआ इलेक्शन करवा लेना है ना। तो किसी राज्य का 5 साल हो गया तो वहां पे इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी इसी की है, कोई गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं करवाता। याद रखिए हमारा कंट्री डेमोक्रेटिक है ना, चाइना की तरह नहीं है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का एक पार्टी का राज है, जहां पे देखते हैं चाइना में कैसे चलता है, चाइना का चुनाव सिस्टम गजब ही है। चाइना में ऐसा होता है चुनाव कि वहां पे बाकी पार्टी को अगर चुनाव लड़ना है तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से परमिशन लेते हैं, है ना, यानी कि वहां पे एक बड़ी पार्टी है उससे परमिशन लेके ही वो लोग चुनाव लड़ते हैं। तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, ये निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ। लेकिन हमारे यहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट चुनाव नहीं करवा सकती है। सोचिए मान लीजिए अभी गवर्नमेंट किसकी है, अभी बीजेपी की है ना, तो अगर बीजेपी को जिम्मेदारी दिया जाए कि आप चुनाव करवाइए, आप इलेक्शन करवाइए, तो क्या करेगा, तो देखेगा कि अरे अच्छा हमको चुनाव करवाना है, लाओ सारा वोट तो खुद ही, यानी कि खुद काउंट कर लो, खुद रिजल्ट बोलो, यानी कि बार बार वही जीतेगा, फ्री फेयर नहीं होगा। तो इसीलिए हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है जिसका मुख्य काम होगा चुनाव के टाइम में ये बहुत पावरफुल हो जाता है, किसी पार्टी का कोई नहीं सुनता है ना, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, इन सब के पावर को कम कर दिया जाता है और जो चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं उनके पावर को बढ़ा दिया जाता है चुनाव के टाइम में। क्यों, क्योंकि हमारा कंट्री डेमोक्रेटिक है और डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक, और लोकतांत्रिक देश में चुनाव निष्पक्ष रूप से होना चाहिए, तभी जनता अपने राजा का यानी अपने प्रधानमंत्री का या मुख्यमंत्री का चुनाव कर सकती है, ठीक है। तो इलेक्शन शेड्यूल पहले तय करना है, फिर डेट ऑफ नॉमिनेशन, डेट ऑफ नॉमिनेशन भी ये बनाएंगे। डेट ऑफ नॉमिनेशन का मतलब कि हाँ कौन कौन लोग यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तो नॉमिनेशन का मतलब होता है उनका एडमिशन, लिस्ट आना चाहिए ना कि जो लोगों को भी चुनाव लड़ना है आइए इलेक्शन कमीशन के पास और अपना नाम दर्ज करवाइए कि आपको चुनाव लड़ना है, तब ना आपको बताया जाएगा, इसमें इलेक्शन सिंबल दिया जाएगा, ईवीएम में आपका नाम ऐड किया जाएगा, क्योंकि आप चुनाव लड़ने वाले हैं। तो जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं उनको अब क्या कहते हैं, नॉमिनेशन, तो उनका नॉमिनेशन। या फिर किसी को लगता है कि नहीं हम चुनाव में एडमिशन तो करवा लिए हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बाद में उनको लगता है कि हम अपना नाम वापस ले लेते हैं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो उसका भी एक डेट होता है ना, विड्रॉवल। विड्रॉवल मतलब वो अपना नामांकन वापस ले सकते हैं, है ना। तो एक नामांकन की तिथि, डेट तय करते हैं कि किस दिन नॉमिनेशन होगा, या और किसी कैंडिडेट को अगर लग गया, उम्मीदवार को लग गया कि हमको नाम अपना वापस लेना है, तो वो वापस लेने का भी डेट इलेक्शन कमीशन ऑप्शन देती है, ठीक है। फिर है डेट ऑफ पोलिंग, डेट ऑफ पोलिंग यानी चुनाव का दिन तय करना भी इसका काम है। भाई सब प्रक्रिया, यानी कि देखो इलेक्शन हमारे यहाँ प्रोसेस है, पहले वोटर लिस्ट बन रहा है ना, क्षेत्र तय हुआ कि कौन कौन सा क्षेत्र होगा, फिर डेट ऑफ पोलिंग तय हो रहा है कि किस दिन चुनाव होगा, और दूसरा किस दिन, सबसे इंपॉर्टेंट, तो पूरा डेमोक्रेसी का महापर्व हम लोग चुनाव को कहते हैं, है ना, डेमोक्रेसी लोकतंत्र का महापर्व, बहुत बड़ा ओकेजन होता है। तो रिजल्ट का दिन भी इलेक्शन कमीशन ही तय करती है कि इस दिन रिजल्ट दिया जाएगा, है ना, इस दिन देखते हैं पूरा देश में हंगामा रहता है, ठीक है। तो ये 3 काम क्लियर हो गया आप लोग का। चौथा देखिए इलेक्शन कमीशन का चौथा वर्क क्या है, क्रिएट कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता। पिछले वीडियो में हम लोग एक वीडियो हम बनाए हुए हैं कोड ऑफ कंडक्ट पे, आप उसको देख सकते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो किस पर लागू होता है, वोटर्स पे, पॉलिटिकल पार्टी पे जनरली होता है ना, कैंडिडेट पे ज्यादा होता है ना। उसमें कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब हुआ आचार संहिता, उसको हिंदी में कहते हैं। उसमें कुछ बातों का ध्यान में रखना पड़ता है कि आपको भाषण दे रहे हैं तो कौन से शब्दों का प्रयोग करना है, किसी धार्मिक स्थल पे भाषण नहीं दे सकते हैं, है ना, गवर्नमेंट के पैसा पे आप चुनाव प्रचार नहीं कर सकते हैं, तो ये सारी बातें हैं कोड ऑफ कंडक्ट में। तो कोड ऑफ कंडक्ट का निर्माण करना भी किसका काम है,
इलेक्शन कमीशन का, है ना। आचार संहिता भी वही निर्माण करेगा चुनाव के लिए, फॉर द पार्टीज। किसके लिए करेगी? तो पार्टीज के लिए, ज्यादातर पार्टीज के लिए और वोटर्स के लिए भी होती है, यानी वोटर को भी कुछ बात ध्यान में रखना पड़ता है। वोटर मतलब कौन? जो मतदाता है, जो वोट दे रहे हैं, उसको हम लोग वोटर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये चार पावर क्लियर हो गया। पांचवा देखिएगा, सेट लिमिट ऑफ इलेक्शन एक्सपेंडिचर। हालांकि ये नाम का है ना, हमारे देश में 2 चुनाव होता है, पहला तो पार्लियामेंट और फिर स्टेट लेजिस्लेचर, यानी एक राज्य का चुनाव होता है यानी सीएम के लिए, और एक सेंट्रल का यानी कि पीएम के लिए। तो ये जो चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, तो हर इलेक्शन में एक खर्चा तय कर दिया जाता है कि देख 10 लाख से ज्यादा नहीं खर्चा करना है, 5 लाख से नहीं करना है। हालांकि ये लिमिटेशन किसी काम की नहीं है, इलेक्शन कमीशन को ये पता ही नहीं चल पाता है कि नेता लोग कितना खर्च कर रहे हैं। देखिए इस, अब कहें कि लिमिटेशन क्यों, मेरा मर्जी, हम प्रचार करने में कितना ही पैसा उड़ा दे, तो ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारा कंट्री डेमोक्रेटिक है, और डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक है, और कोई अगर गरीब है ना, लेकिन कैंडिडेट अच्छा है, तो उसको चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिल सकता है, तो इसलिए लिमिटेड कर दिया कि आप इससे ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हर चीज में लिमिट है। स्टेट लेजिस्लेचर का चुनाव होगा, उसमें भी खर्चा लिमिट कर दिया गया है, और पार्लियामेंट का जो चुनाव होगा उसमें भी खर्च लिमिट कर दिया गया है कि रिकॉग्नाइज पार्टीज एज अ नेशनल और स्टेट लेवल, यानी कि ये इलेक्शन कमीशन का काम होता है कि कौन सी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है और कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। तो क्षेत्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी का रिकॉग्निशन यानी कि उसका पहचान करना भी इलेक्शन कमीशन का ही काम होता है ना। तो डिपेंड करता है कि कहां पे कितना सीट है। राष्ट्रीय दल और स्टेट, ये राज्य लेवल का हमको स्टेट पार्टी पाने के लिए जो एलिजिबिलिटी होना चाहिए, इस पे हम लोग ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं ना, देख लीजिएगा आप लोग पीछे वाला वीडियो में कि किसी भी पार्टी को अगर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा चाहिए तो क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, और किसी भी पार्टी को स्टेट लेवल का दर्जा होने के लिए क्या क्राइटेरिया का पूरा होना जरूरी होता है। ये सब ध्यान कौन रखता है? इलेक्शन कमीशन ये सब ध्यान में रखता है। अगला पॉइंट देखिएगा, 7 नंबर है, लास्ट है, सुपरवाइज इलेक्शंस एंड बाय इलेक्शन, यानी कि चुनाव का पूरा देख रेख कौन करता है? कोई सरकार नहीं करता है, पूरा का पूरा जो भी सिस्टम होता है वो पूरा इलेक्शन कमीशन ही करता है, यही संस्था करवाती है इलेक्शन कमीशन। और इस पे कोई भी सरकार प्रेशर नहीं दे सकती है, ये नहीं कहेगी कि मेरे हिसाब से चलिए, है ना, ये किसी की नहीं सुनता है जब चुनाव का टाइम चल रहा होता है। तो इलेक्शन या बाई इलेक्शन यानी जो मिड टर्म में चुनाव हो जाता है, उपचुनाव हो जाता है, उसका भी ध्यान रखना किसका काम हो जाता है? इलेक्शन कमीशन का, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।